देखिए तो इस लेक्चर में हम सरफेस टेंशन के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में जो वेरियस केसेस दिए थे आपके कि जो हमें इस सरफेस पे अगर एक कौन सा ऑब्जेक्ट उठाना है, पुल करना है उसे ऊपर की तरफ, तो उस पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का ये बताया था मैंने। इस पे अगर एक अलग केस लेंगे आप, अगर फ्लोटिंग का केस दिया है उसी प्रॉब्लम में, अगर सरफेस पे एक स्टिक जो है वो फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट यानी कि क्या होगा कि वो थोड़ा सा नीचे जाएगी, वैसे पानी के अंदर जाएगी। अगर हमने पुल लिया था तो वो सरफेस के ऊपर लिया था पुल, ठीक है, लेकिन फ्लोटिंग कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा कि पानी के अंदर ऑब्जेक्ट जा जाएगा। और वह हमें पता है कि सरफेस टेंशन अलोंग द टेंजेंट रहेगा, अलोंग द टेंजेंट, तो उसके दो तरफ से। और ये अगर हमने उसकी तरफ से ये थीटा एंगल किया है, ऐसा जब कहेंगे वाटर ने इसके साथ वर्टिकल के साथ कितना एंगल किया है, थीटा एंगल किया है, तो अगर उस पर हम वेट और फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2t cos थीटा प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स हुआ है तो ये पता चलेगा कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर क्यों लेना है, mg की जगह क्या लेना है, वेट ऑफ डिस्प्लेस। यही रहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है मतलब उसका mg तो बैलेंस हो गया, और उसका mg बैलेंस कैसे हो जाता है, वो थ्रस्ट की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपल फार्मूला याद रख सकते हैं। फ्लोटिंग के केस में 2t cos थीटा प्लस वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आपको लेना है। और अगर यहाँ पे ये पूरा जो है वो mg की वजह से बैलेंस हो रहा है, ठीक है, mg बैलेंस करता है ना, डाउनवर्ड फोर्स क्या रहेगा, mg, और ऊपर वाले फोर्सेस 2t cos थीटा प्लस इसे एक थ्रस्ट कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है तो वाटर उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये नॉर्मल रिएक्शन की तरह है, ये याद रखो आप, नॉर्मल रिएक्शन की तरह है, ठीक है, इतना क्लियर है। अगर आपको थीटा नहीं दिया है तो cos थीटा की वैल्यू 1 रख दीजिए, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हम सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ बीकर इज 15 सेंटीमीटर। अगर एक सर्कुलर बीकर लिया हमने और 15 सेंटीमीटर का है, लिक्विड का सरफेस टेंशन 0.075, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन पर मीटर। तो फाइंड आउट फोर्स अक्रॉस द इमेजिनरी डायमीटर, इसके अलोंग जो इमेजिनरी डायमीटर है उसके अलोंग हमें फोर्स निकालना है। देखिए अगर इमेजिनरी डायमीटर है तो हमें फोर्स डायरेक्टली, सिंपल सा प्रॉब्लम है, टेंशन इनटू लेंथ लेना है। सरफेस टेंशन 0.075, इसकी एसआई वैल्यू लेनी चाहिए आपको न्यूटन पर मीटर की, और उस पर 15 सेंटीमीटर है तो उसे 0.15 सेंटीमीटर लिखना है, लेकिन वो रेडियस रहेगी। अगर हमें डायमीटर लिखना है तो वो 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर हो जाएगा। और ये आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 0.0225 आई थिंक, ठीक है, न्यूटन। सिंपल सा प्रॉब्लम है। अलोंग द डायमीटर हमें फोर्स निकालने के लिए कहा गया है। सरफेस टेंशन की वैल्यू, अगर ये सरफेस टेंशन की वैल्यू ये वाटर के लिए रहती है, अगर आप याद रखना चाहते हो तो वो 0.075 यानी कि वो वाटर है। एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम आपको बुक में दिया गया है कि अगर ये एक बबल है और उस पर एक थ्रेड है, ठीक है, सोप बबल है यानी कि, और उस पर देखिए ऐसा बबल है, ऐसा मतलब ये लेयर है, बबल की वजह से हम क्या कहेंगे, बबल की जगह लेयर है। और यहाँ पे मैंने एक ऐसा थ्रेड डाला है, ये थ्रेड है, एक हल्का सा थ्रेड डाला है। ए इसका तरफ से ए बोलेंगे, इसका तरफ से बी बोलेंगे। और पूछा गया है कि अगर हमने ए पंक्चर किया, ए को पंक्चर किया मतलब ये सरफेस को हमने ब्रेक किया तो क्या हो जाता है। देखिए पहले ये पूरा एरिया है, मैंने क्या बताया, ये पूरा एरिया, कंसेप्ट कैसा अप्लाई होना है इसमें। तो हमने ये थ्रेड जो डाला है उसकी वजह से दो सरफेस हो गए हैं। अगर हमने ए पंक्चर किया मतलब ए तो पूरा पंक्चर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बाकी है कि ये थ्रेड जो है वो यही रहेगा, वो इधर की तरफ आएगा कि इधर की तरफ आएगा। आपको इमेजिन हो जाना चाहिए कि ये पूरा पहले लिक्विड से भरा सरफेस था, लेकिन हमने ए वाला पार्ट पंक्चर कर दिया, मतलब यहाँ पे लिक्विड हटाया गया, अब सिर्फ यहाँ लिक्विड बचा है। अब थ्रेड की मूवमेंट देखिए कैसे होगी। थ्रेड मतलब इधर आ गया तो लिक्विड का एरिया बढ़ रहा है, थ्रेड इधर रहा तो एरिया कांस्टेंट है। अगर थ्रेड इधर आ गया
तो मतलब थ्रेड का मतलब लिक्विड का एरिया, देखिए ये बी पार्ट हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ऐसा एक केस है। दूसरा केस जहाँ थ्रेड है वही रहेगा, और तीसरा केस ये थ्रेड इधर आ जाएगा, ये बी पार्ट, ए पार्ट, और यहाँ लिक्विड। तो आपको क्या लगता है कौन सा मतलब सही है? थ्रेड अगर यहाँ ऐसे मूव होगा तो लिक्विड का एरिया बड़ा है, लेकिन मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, एरिया बढ़ा मतलब उसकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन लिक्विड क्या करता है कि हमेशा अपनी एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करता है, वो हमेशा अपनी एनर्जी लो रखने की कोशिश करता है। हमारी तरह नहीं कि एनर्जी हाई रख के हम जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी इस लॉकडाउन में, ठीक है, आपको एनर्जी हाई ही रखना है लॉकडाउन में। आपके लिए ये वीडियो सीरीज, ये चैप्टर जो हो रहे हैं, आपको उसी चैप्टर को हम जो क्लास में जैसे पढ़ाते हैं उतना ही सीरियस लेना है। अगर आप कहीं मतलब लेट के वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मतलब खाते खाते वगैरह, ऐसा नहीं है। पेन और पेपर लेके आपको वीडियो देखना है और बीच के ये सभी पॉइंट नोट कर लेने हैं। प्रॉब्लम जो दे रहा हूँ मैं वही नोट करके लेना है, ठीक है। तो देखिए कि फर्स्ट केस मतलब मुझे सही लग रहा है, क्योंकि इसमें एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि सरफेस एरिया हमेशा डिक्रीज होने की कोशिश करता है। सो थ्रेड विल बी बिकम, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो थ्रेड विल बी बिकम, क्या है ये कौन सा थ्रेड है? कॉनकेव थ्रेड है, थ्रेड विल बी कॉनकेव, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, आपको पहले प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि अंडरस्टैंड करना है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर दीजिए, लेकिन फिर आपके लिए प्रॉब्लम आपको अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है। सो वुडन स्टिक ऑफ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है। वाटर सरफेस पे अगर एक 2 मीटर की हमने वुडन स्टिक लगाई है तो इसकी लेंथ क्या है? 2 मीटर है। तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया है 0.7 न्यूटन। बाय पुटिंग सोप सॉल्यूशन ऑन वन साइड ऑफ द स्टिक, देखिए इसमें पहले पूरा वाटर था, ठीक है। अब क्या कर दिया, एक साइड पे हमने सोप सॉल्यूशन पुट कर दिया है, जिसका मतलब क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा? वाटर का पहला सरफेस टेंशन 0.07 है और सोप का सरफेस टेंशन कितना है? 0.06 है। सो फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन स्टिक। तो नेट फोर्स क्या रहेगा? देखिए अगर दोनों तरफ वाटर रहता तो उस पर नेट फोर्स नहीं एक्ट होता, लेकिन एक तरफ वाटर है एक तरफ सोप सॉल्यूशन है, तो वाटर का सरफेस टेंशन अलॉन्ग इधर एक्ट होगा, सोप का सरफेस टेंशन अलॉन्ग इधर एक्ट होगा, और उसके रिजल्टेंट जो है उसको अगर नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्टिक निकालना है हमें, तो वो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। देखिए फोर्स ड्यू टू वाटर क्या रहेगा? वाटर का सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इनटू टोटल जो लेंथ है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितनी है? 0.07 इनटू लेंथ उसकी कितनी है? 2 मीटर। तो उसे हम आप 0.14 लिखते हैं न्यूटन। फोर्स ड्यू टू सोप सॉल्यूशन क्या रहेगा? टेंशन ड्यू टू सोप सॉल्यूशन इनटू लेंथ, टेंशन ड्यू टू सोप सॉल्यूशन 0.6 इनटू लेंथ, फिर 2 है तो वो क्या हो जाएगा? 0.12। और नेट फोर्स क्या रहेगा फिर? नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू वाटर माइनस फोर्स ड्यू टू सोप सॉल्यूशन ऑन स्टिक, दैट इज 0.14 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 0.02 न्यूटन, ठीक है। के अपोजिट एक्ट हो गए, इधर की तरफ से वाटर का सरफेस टेंशन, इधर की तरफ से सोप का सरफेस टेंशन, उस टेंशन दोनों टेंशन के बीच वो बेचारी वुडन स्टिक फंस गई है। तो आपको प्रॉब्लम अभी नोट डाउन कर लेना है और हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पे ये जो है वो फिल्म है, जो लिक्विड की फिल्म है, और यहाँ क्या बताया गया है कि अगर नीचे के डायग्राम में इक्विलिब्रियम है तो फाइंड आउट द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड, इस लिक्विड का हमें सरफेस टेंशन निकालना है। एक लिक्विड की फिल्म है, ठीक है, फिल्म यानी कि ये जो लेयर है, हमने देखिए पिछले लेक्चर में सरफेस एनर्जी का जो हम रिलेशन डिराइव कर रहे थे, तो उसी तरह के फ्रेम ली थी क्या, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि नीचे वाला जो फोर्स है, नीचे वाला फोर्स कितना है, इसका जो वेट एक्ट हो रहा है, कितना वेट एक्ट हो रहा है? 1.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू, देखिए एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होना चाहिए सिर्फ।
ठीक है, कंसेप्ट अगर आपने ठीक से अंडरस्टैंड किया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए कुछ भी नहीं है। वेट अगर यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो उसके ऊपर के डायरेक्शन में उसका सरफेस टेंशन एक्ट होगा, और सरफेस टेंशन कितना एक्ट होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स, सरफेस टेंशन तो एक्ट हो रहा है लेकिन हमें यहाँ फोर्स बैलेंस करने हैं, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए टेंशन इंटू लेंथ लेना पड़ेगा, टेंशन इंटू लेंथ। लेकिन एक बात में हमने पिछले लेक्चर भी डिस्कस की थी कि अगर ये फिल्म है तो उसके दोनों टाइप में दोनों लेयर होंगे, दो सरफेस होंगे, एक आगे वाला सरफेस एक पीछे वाला सरफेस, और वहाँ पे ऐसा उसका वेट होगा। समझ में आ रहा है, एक आगे वाला सरफेस एक पीछे वाला सरफेस, और उसके क्योंकि एक बारीक सा लेयर रहता है, एक इधर रहेगा एक इधर रहेगा, तो हमें यहाँ पे 2TL लेना है। ठीक है, तो 1.5 × 10⁻², बाकी सब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट करना है, और लेंथ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर दिया है यानी कि 0.3, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 × 10⁻³ × 0.6। अगर ये आप हटा जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2 × 10⁻, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने खुद से। ठीक है, 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर ये टेंशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नोट डाउन कर दिए। ये प्रॉब्लम जरा सा गौर से देखिए आप कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं एक जनरल प्रॉब्लम ले रहा हूँ। बहुत सारे बुक में इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला दिया रहेगा और हम वो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। अगर हमने वो फार्मूला डिराइव कर दिया तो हम फार्मूला वो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने वो फार्मूला डिराइव किया तो हमें फार्मूला याद भी नहीं आ रहा तो हमें प्रोसीजर पता रहेगी और सिर्फ आपको उस पर नंबर पुट करने रहेंगे। ठीक है, मैं पूरा उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, हमें करना क्या है पहले देखिए। एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लिखा है मैंने। अगर एक रेडियस आर का ड्रॉप है, आपको ड्रॉप और बबल में पता होना चाहिए। मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि ड्रॉप और बबल में आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? ड्रॉप और बबल में क्या डिफरेंस है देखिए। ड्रॉप जो है तो उसके बीच में पूरा लिक्विड रहेगा, एग्री। और जो बबल रहेगा वो बबल किसे कहते हैं हम, अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। इसके एयर के साथ दो सरफेस कांटेक्ट आ रहे हैं, किसके? ड्रॉप के। ओ सॉरी, ड्रॉप नहीं, ये क्या है? बबल है। और ड्रॉप का सिर्फ एक सरफेस कांटेक्ट में आ रहा है, बाहर वाला, क्योंकि अंदर वाला तो लिक्विड ही है। यहाँ पे तो लिक्विड के बीच में सरफेस टेंशन नहीं रहता। तो बबल के केस में हमें ट्वाइस करना है सरफेस और ड्रॉप के केस में सिंगल रखना है। हम ये प्रॉब्लम ड्रॉप के लिए डिस्कस कर रहे हैं, आप बबल के लिए डिस्कस कर सकते हैं, मतलब डिराइव कर सकते हैं। देखिए पहले देखिए कि कैसे डिराइव करना है। कि रेडियस आर का जो ड्रॉप है वो ब्रेक हो गया है और ब्रेक होके उसके n स्मॉल ड्रॉप्स बन गए हैं, मतलब ये छोटे n ड्रॉप। और हमने क्या कंसिडर कर रहा है कि ये जो n ड्रॉप है वो साइज और शेप में आइडेंटिकल है, मतलब इन सब की रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। इन सब की रेडियस क्या है? स्मॉल आर। ठीक है, तो देखिए कि अगर हमें एनर्जी नीडेड इन ब्रेकिंग ड्रॉप, एनर्जी नीड, इसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ये सिस्टम की इनिशियल कंडीशन है, ये सिस्टम की फाइनल कंडीशन है। अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो एनर्जी नीडेड क्या रहेगी? एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल। एकदम कंसेप्चुअल आपको सॉल्व करना है। फाइनल एनर्जी, यहाँ एनर्जी कौन सी डिस्कस होगी बताइए, जल्दी से बताइए। आपको एनर्जी अब सरफेस टेंशन में कौन सी एनर्जी लेनी है? सरफेस एनर्जी लेनी है। कौन सी एनर्जी बताइए एक बार फिर? सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी का फार्मूला हमने डिराइव किया था, वर्क और सरफेस एनर्जी जिसे कहते हैं टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कहते हैं कि जो एनर्जी फाइनल है, अगर हमने एक ड्रॉप की एनर्जी निकाली है, एक ड्रॉप की एनर्जी, एक ड्रॉप के, देखिए हम ये जीरो से यहाँ तक आया है ऐसे कंसिडर करेंगे, जीरो से यहाँ तक।
तो इस बार इसकी रेडियस r है तो उसका एरिया कितना है। देखिए ये स्फीयर है क्या सर्कल है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे सर्कल निकाल रहा हूँ, लेकिन ड्रॉप एक्चुअली कैसा रहता है, स्पेरिकल ड्रॉप रहता है। तो स्पेरिकल ड्रॉप, ये ड्रॉप स्पेरिकल क्यों रहता है, मैं आगे इसी चैप्टर में डिस्कस आपको बताने वाला हूँ, उसका राज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एनर्जी फाइनल क्या रहेगी, एक ड्रॉप, एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स की एनर्जी, स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी क्या रहेगा, इसका सरफेस टेंशन इनटू एरिया कितना है इसका 4πr², क्योंकि वो स्फीयर है तो उसका एनर्जी क्या रहेगा 4πr²। और एक सिंगल ड्रॉप की है, ये कितने ड्रॉप है टोटल, n ड्रॉप है, तो n ड्रॉप की एनर्जी n इंटू 4πr²t। यहाँ तक आप एग्री हो कि एक ड्रॉप की एनर्जी टेंशन इंटू एरिया जो है, तो टेंशन t इंटू 4πr², तो फाइनल एनर्जी है n इंटू 4πr²t। इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी कितना है, इनिशियल एनर्जी है 4πr², लेकिन यहाँ r देखिए, इसका रेडियस जो इनिशियल रेडियस कितना था, वो स्मॉल r था इंटू सरफेस टेंशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी अगर करना है आपको, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी नीडेड, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है n 4πr²t माइनस 4πr²t, अगर आप उसे कॉमन निकालेंगे तो 4πt कॉमन निकलेगा, n r² माइनस r²। ये आपका फार्मूला है, किसके लिए फार्मूला है कि एनर्जी नीडेड टू ब्रेक अ ड्रॉप इनटू n स्मॉल ड्रॉप्स। और एक हमें ट्रिक यहाँ पे याद रखनी है कि r और r का रिलेशन, कौन से r और r का रिलेशन, स्मॉल r एंड कैपिटल R, क्योंकि आपको ये दोनों नहीं देंगे, एक तो स्मॉल रेडियस देंगे या कैपिटल रेडियस। तो आपको स्मॉल रेडियस से कैपिटल रेडियस या कैपिटल रेडियस से स्मॉल रेडियस कैसे निकालना है, देखिए इनका वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, क्योंकि यही वॉल्यूम से इतने सारे ड्रॉप बने हैं। वॉल्यूम हमने वाटर या लिक्विड ऐड किया नहीं है, और लिक्विड यहाँ पे कुछ निकाला भी नहीं है, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सेम है। तो इधर का वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम क्या था 4π, स्फीयर का 4/3πr³, ये फार्मूला है स्फीयर का। और इधर सिंगल ड्रॉप का देखिए, सिंगल ड्रॉप का रहेगा 4/3π स्मॉल r³, और कितने ड्रॉप है n ड्रॉप। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, ये 4/3π कैंसिल होगा, r³ इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल r³, और आप लिख सकते हैं r इज इक्वल टू n⁻⁴r, और इसका रेशो n⁻⁴ आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके ही बताता हूँ, लेकिन देखिए पहले ये फार्मूला किसके लिए आ जाएगा, एनर्जी नीडेड 4πt nr² माइनस कैपिटल R², और ये r² और ये r² में क्या रिलेशन है, n⁻⁴r। कहीं किसी बुक में इस r को यहाँ रिप्लेस करके भी फार्मूला फाइनल दिया गया होगा, इस r² को ये पुट करना है, ये r की वैल्यू पुट करनी है, आप निकाल सकते हैं। आपका ये काम होगा आज कि ये फार्मूला क्या आता है, देखिए ये ड्रॉप के लिए आया, ये किसके लिए आया है, ड्रॉप के लिए। अगर आप बबल के लिए निकालते हैं तो मैंने क्या बोला है कि बबल का जो एरिया है हमें ट्वाइस लेना है, क्योंकि उसे दोनों तरफ, दोनों साइड से एयर है। तो बबल के लिए सिर्फ ये क्या हो जाएगा, 4π की जगह 8πt nr² माइनस r²। ठीक है, आपको क्लियर है यहाँ पे, nr² माइनस r²। बबल के लिए 8πt है और ड्रॉप के लिए 4πt है, आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। एक मतलब एग्जाम्पल की तरफ से क्या लेता हूँ मैं, देखिए डायरेक्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वाटर ड्रॉपलेट का मैं पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वाटर ड्रॉप की रेडियस हमने दी है 1 mm रेडियस को ब्रेक करना है, ब्रेक करना है यानी कि वो कैपिटल R है, और कितने ड्रॉपलेट्स बनाने हैं 10⁶ ड्रॉपलेट्स, यानी कि n की वैल्यू दी गई है 10⁶ ड्रॉपलेट्स। तो देखिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर कितना लेना है, मैंने बताया है कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर नियरली हम 0.07 लेते हैं जब
आपको कोई वैल्यू नहीं दी है तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर यहाँ लिखना है। आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, ड्रॉप है इसलिए 4πt nr² माइनस r²। आपको सिर्फ कैपिटल आर दिया है, स्मॉल आर आपको निकालना है। कौन से फार्मूले से निकालना है, कैपिटल आर इज इक्वल टू n⁻⁴ स्मॉल आर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए, आर कितना है 1 mm, mm भी रखेंगे क्योंकि स्मॉल रेडियस भी mm में भी आएगी, तो n⁻A नीचे आ जाएगा। देखिए अगर आपको फार्मूला और आर है 1 mm, n⁻² मतलब 10⁶ का 1/3, ये क्या होगा 10⁻² mm होगा। तो एक सिंगल ड्रॉप की, स्मॉल ड्रॉप की रेडियस कितनी आई 10⁻² mm। इसे आप मीटर में कर सकते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है लगता है मुझे। ओके, तो आप इसे फार्मूले में रखिए, ये वैल्यू फार्मूले में रखिए और उसे आप सॉल्व कर दीजिए। फार्मूला आपके आगे है 4π, टेंशन की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू पता है, r की स्मॉल r और कैपिटल R हमने निकाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला बिट शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व रहे हैं और कोई डाउट्स आ रहे हैं तो हमें इस ग्रुप पे या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके आप बता सकते हैं। आप अगर ग्रुप पे ऐड नहीं है तो ग्रुप पे ऐड हो जाइए, हमारा ग्रुप है, उसमें डेली एंड वीकली एग्ज़ाम हो रहे हैं। जो आप पेपर मतलब इस लॉकडाउन में सॉल्व करना चाहते हैं तो उसी ग्रुप पे आप ऐड हो जाइए, ठीक है। ओके, थैंक यू।